वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, पॉलिटिकल साइंस आपने सब्जेक्ट लिया है, कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा आपकी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है? कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, खास करके यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के संविधान और वहाँ की राजनीति के बारे में आपको समझना होता है। तो यहाँ से कैसे-कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उन पर हम जो है बेसिकली चर्चा करने वाले हैं और उन प्रश्नों को आपको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा समझा करके बारीकी के साथ आपकी अपनी भाषा में, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। इससे पहले महासंग्राम वीडियो और भी मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप देख लीजिएगा। क्लियर? आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ओके, चलें। देखिए, पॉलिटिकल साइंस बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर का यह मॉडल पेपर है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का, ठीक है? देखिए, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के संविधान और राजनीति के बारे में समझना है। समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या है ब्रिटेन के संविधान की? तो ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन मतलब आप समझते होंगे, ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन जो कि जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, वेल्स भी शामिल है, उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है, ये सब मिलकर के आपका निर्माण करते हैं क्या? ब्रिटिश, ठीक है? ब्रिटेन बनता है वो, क्लियर? ब्रिटेन मतलब कि कुल मिलाकर के खास करके इंग्लैंड जो है, उसी को ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी 2-3 राज्य जो उसके जो है पड़ोसी हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं ब्रिटेन में। एक होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, तो यूके जो होता है उसमें आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड ये सब शामिल होते हैं, वेल्स, ठीक है? और ये इंग्लैंड। अभी समझे, इंग्लैंड की संविधान की मुख्य विशेषताएँ बताएँ। इंग्लैंड के संविधान की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। यानी पहली विशेषता इसकी यही हो गई कि विकसित संविधान है ये और अलिखित संविधान है। इसका विकास हुआ है धीरे-धीरे, ठीक है? अभिसमयों पर आधारित है। तो पहली बात तो ये कि ये अलिखित संविधान है। दूसरी बात ये विकसित संविधान है, या एक में ही विशेषताएँ लिख दीजिए कि ब्रिटिश संविधान विकसित और अलिखित संविधान है। दूसरी बात लचीला और परिवर्तनशीलता, इसमें बहुत जल्दी संविधान में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ के संविधान में परिवर्तनशीलता है। लचीला माने होता है कि कोई नियम कायदा अगर जो है बदलना हुआ तो तुरंत बदल जाता है, उसमें ज़्यादा संशोधन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा संविधान जो कि लचीला होता है उसमें संशोधन में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे भारतीय संविधान कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में एक प्रकार से लचीला है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो लचीला ही है, कठोर नहीं है। उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इस फंडे पर चलता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है, अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय का मतलब होता है जैसे-जैसे परंपरा, रीति-रिवाज जैसे-जैसे जो प्राचीन परंपरा उन्हीं के अकॉर्डिंग आधारित है, और जब कोई शोध होता है या कोई मतलब कि कोई मुद्दा आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में एक प्रकार से न्यायपालिका क्या निर्णय देती है वो भी कानून बन जाता है। तो एक प्रकार से अभिसमयों पर आधारित है, यानी कि ये प्राचीन परंपराओं, लोक रीतियों के को ध्यान में रख कर के अभिसमय मतलब कि रीति-रिवाज या परंपराएँ जिसके आधार पर शासन के विभिन्न अंग अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है? और अब इन समयों के आधार पर ही ब्रिटेन का संविधान कार्य करता है। यानी कि जब कोई प्रथा धीरे-धीरे उपयोगिता के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तो वही प्रथा अभिसमय बन जाती है, और अभिसमय जो है वो अलिखित प्रथाएँ और परंपराएँ होती हैं, जिनको कानून का दर्जा प्राप्त होता है, कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है, कानून जैसी पावर होती है उनकी, तो वही अभिसमय होते हैं। तो अभिसमय कानून में होता है, तो जो है मतलब कि ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है। कोई प्रथा जब लगातार अपनाई जाती रहती है, और एक समय आता है कि उन प्रथाओं को एक प्रकार से जो जन सामान्य होता है वो मान लेता है और वो कानून की भांति हो जाता है, तो वही कानून जैसी पवित्रता, कानून जैसी स्वतंत्रता, कानून जैसी शक्ति उसके पास आ जाती है, तो वही चीज़ अब समय हो जाती है। ठीक है? परंपराएं, लोक रीतियाँ। चौथी विशेषता इसकी है कि एकात्मक शासन है यहाँ का। कैसा शासन है भैया? एकात्मक शासन है ब्रिटेन का संविधान, मतलब ब्रिटेन की संविधान की विशेषता है कि एकात्मक शासन है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा
चौथी पाँचवीं विशेषता ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे भारत में आप देखते हैं 2 सदन हैं, तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है या संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा अपने यहाँ पर हैं, ऐसे वहाँ पर भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा विवेक और संयोग की संतान है ये ब्रिटिश संविधान। तो वियोग और जो है इसकी संतान इसको कहा जाता है, ठीक है? चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें, ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें तो ये वियोग और उसकी संतान है, मतलब कि धीरे-धीरे इसमें विकास होता है, ठीक है? विवेक और संयोग की संतान है, जैसे कि जब बुद्धि या उसका विकास होता है धीरे-धीरे, इसमें संविधान में संशोधन होते रहते हैं और अपने हिसाब से जो है चीज़ें बनती रहती हैं। इसके अलावा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर भी इस संविधान में आपको मिलेगा। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन भी आपको दिखेगा ब्रिटेन में, लोकतंत्र है, ठीक है? राज्य का अध्यक्ष जो होता है यहाँ पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, वंशानुगत होता है, मतलब आनुवांशिकी के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि जैसे कि बप्पा राजा रहे तो उनका लड़का राजा बने, फिर वो का लड़का राजा बने, फिर वो का लड़का राजा बने। मतलब समझ रहे हो ना? यानी कि एक आनुवांशिकता चले, तो राजा का लड़का राजा बनेगा, ये ब्रिटेन में अभी भी है। लेकिन ब्रिटेन का जो राजा है, वो राज्य करता है, शासन नहीं करता है। शासन किसके पास होता है? ब्रिटेन की संसद के पास होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? ये बात ध्यान रखिए। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही वहाँ पर राजा होता है। क्लियर? ब्रिटेन में। तो राजा केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता है ब्रिटेन का, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके? इसके अलावा अगली विशेषता है यहाँ पर कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत होता है और विधि का शासन यहाँ पर है। विधि का शासन का मतलब क्या होता है? विधि का शासन से तात्पर्य ये है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, ठीक है? कानून की दृष्टि में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था विधि के शासन के लिए ही प्रसिद्ध मानी जाती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगली विशेषता इसकी ये है कि द्विदलीय से बहुदलीय की ओर ये अग्रसर है। यहाँ पर 2 पार्टी के बाद में फिर और पार्टियाँ यहाँ पर बन रही हैं। तो इस तरीके से ब्रिटेन के संविधान के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। ओके? तो इस तरीके से ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। कई सारी विशेषताएँ मैंने बताई, जैसे कि विकसित और अलिखित संविधान पहली विशेषता, लचीला और परिवर्तनशीलता दूसरी विशेषता, अभिसमयों पर आधारित है तीसरी विशेषता, एकात्मक शासन है चौथी विशेषता, संसद की संप्रभुता है पाँचवीं विशेषता, संसदात्मक शासन है छठवीं विशेषता, सातवीं विशेषता लिखिएगा विवेक और संयोग की संतान है ब्रिटेन का संविधान। इसके अलावा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर भी मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है? आठवीं विशेषता। नौवीं विशेषता है लोकतंत्रात्मक शासन है। 10वीं विशेषता है राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है। 11वीं विशेषता है द्विदलीय से बहुदलीय की ओर ये अग्रसर है। और 12वीं विशेषता है विधि का शासन यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये कई संविधान के से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है? समझ में आ गया? आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न है संसद शासन व्यवस्था की विशेषताएँ बताएँ। संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो क्या होती है? या संसदीय शासन व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? क्या समझते हैं? तो संसदात्मक शासन जो होता है, वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, अपनी नीतियों का और जो अपने कार्य हैं, उन कार्यों के लिए प्रत्यक्ष और वैधानिक रूप से निम्न सदन और अंतिम सदन से मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि नाम मात्र का अध्यक्ष अनुत्तरदायी की स्थिति में होता है और इस प्रकार संसदात्मक शासन की जो है विशेषताएँ होती हैं। मतलब कि यहाँ पर सीधा-सीधा क्या होता है कि जो लोकसभा होती है, जैसे भारत की अगर बात करूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो जो लोकसभा है उसके प्रति पूरा का पूरा चीज़ कार्यपालिका उत्तरदायी होगी। यानी कोई भी कार्य या कोई भी नियम वगैरह ज़्यादा होता है, तो वैधानिक रूप से कुल मिलाकर के निम्न सदन यानी कि लोकसभा की बात हो रही है, जहाँ पर संसद के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा मतलब की होता है जहाँ पर सांसद लोग जाकर के बैठते हैं, जो जिन सांसदों को हम और आप वोट देकर के चुनते हैं अपने क्षेत्र से, वो सांसद जाकर के कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में जो होता है, लोकसभा ही कार्यपालिका की वास्तविक जो है उत्तरदायी होती है, या वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कहीं न कहीं पे लोकसभा का जो मुखिया होता है, नेता यानी प्रधानमंत्री, वो होता है। लोकसभा का अध्यक्ष दूसरा है, लोकसभा का जो मुखिया होता है या जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है? समझ रहे हैं चीज़ों को? तो प्रधानमंत्री सब कुछ देखता है। वहाँ पर राष्ट्रपति बस केवल कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, बाकी सारा का सारा मामला प्रधानमंत्री देखता है। क्लियर? तो वो केवल सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति होते हैं, बाकी उनका ज़्यादा उनका भूमिका नहीं होती शासन में, संसदीय शासन व्यवस्था में। क्लियर? कई विशेषताएँ होती हैं संसदीय शासन व्यवस्था की। पहली विशेषता है कि कार्यपालिका 2 भागों में बटी हुई होती है इसमें। कार्यपालिका कितने भागों में? 2 भागों में बटी हुई होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, लोकसभा और राज्यसभा।
दूसरी बात, राज्य के अध्यक्ष द्वारा राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है मतलब कि राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, ठीक है? और जो आपका मतलब सरकार का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बस नाम मात्र के लिए नियुक्ति करता है, बाकी पहले से ही तय होता है प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। क्लियर? ये तीसरी विशेषता ये है कि सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो मंत्रिमंडल की रचना करता है, तमाम प्रकार के मंत्रियों की व्यवस्था करता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। तो वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? सरकार का अध्यक्ष जो होता है, यानी कि प्रधानमंत्री करता है, ठीक है? चौथी बात ये है कि मंत्रीगण प्रायः संसद के सदस्य ही होते हैं, यानी कि चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, लेकिन वो संसद के ही सदस्य होते हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है? किसके प्रति? कार्यपालिका जो होती है विधायिका, विधायिका मतलब संसद, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो विधान बनाने वाले जो लोग हैं उन्हीं को विधायिका कहते हैं। इससे जो संसद है उसी को विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल पूरा होता है, जो कार्य को संपन्न करवाता है, या जितने भी आपके सरकारी सर्विस वाले हैं वो सब आपके कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका में जितने भी न्याय से रिलेटेड जैसे जज, वकील, ये सब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आपके न्यायपालिका होते हैं, जो कि कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े हुए विवादों को निपटाते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर बात की जाए संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की, तो सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को निम्न सदन भंग करने की सलाह दे सकता है। इसमें सरकार का अध्यक्ष मतलब कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये कह सकता है कि आप निम्न सदन की को भंग कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से निम्न सदन कौन है? लोकसभा निम्न सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है। क्यों राज्यसभा उच्च सदन है? क्योंकि जो है उच्च सदन इसलिए राज्यसभा होती है, चूंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा ही भंग होती है, तो इसीलिए वो निम्न सदन है, चूंकि वो भंग हो जाती है, और लोकसभा उच्च सदन इसलिए चूंकि वो कभी भंग नहीं होती। क्लियर? इसके अलावा कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जनता उससे उत्तर पूछ सकता है। कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका के जो लोग होते हैं वो जनता ही उनको बनाती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वही बनते हैं जाकर के मंत्रिमंडल के सदस्य। तो इस तरीके से आप लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जाना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वहीं से भारतीय संविधान में भी संसदीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में राजा की स्थिति क्या होती है? ब्रिटेन में राजा की क्या स्थिति है? जैसे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, ऐसे ब्रिटेन में राजा की स्थिति है। हालांकि इसमें मतलब कि ये अंतर ये है कि ब्रिटेन का जो राजा होता है वो उसका लड़का ही राजा बनेगा, ठीक है? लेकिन ब्रिटेन मतलब भारत में क्या है, राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अकॉर्डिंग। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है, रिपब्लिक देश है, ठीक है? रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो राज्य का मुखिया है उसको जनता चुनती है, राष्ट्रपति को ही अप्रत्यक्ष रूप से हम और आप चुनते हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपति का वोट आप डालते होंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि, मतलब कि आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हो राष्ट्रपति को, आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, वही लोग वोट डालते हैं। जो संसद मतलब संसद के सदस्य होते हैं वो डालते हैं, ठीक है? जो विधान सभाओं के सदस्य होते हैं वो डालते हैं। तो ये लोग वोट डालते हैं, ठीक है? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद और विधानसभाओं के, वो लोग डालते हैं वोट किसको? राष्ट्रपति को। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है भारत में, ठीक है? जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, राज्य का मुखिया जो होता है वो राजा होता है, उसका लड़का राजा बनेगा, ठीक है? तो ब्रिटेन में पहली राजा की स्थिति क्या है? ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन में जो राजा है वो प्रमुख होता है, ठीक है? राजा राज्य का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा पारित कोई भी कानून या विधेयक कानून का उस रूप तक धारण नहीं हो पाता जब तक राजा का सिग्नेचर नहीं हो जाता है। कुल मिलाकर के जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून जो है मान लेते पारित हुआ, और जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक जो है वो कानून नहीं बनेगा। ये ऐसे ही ब्रिटेन में भी है कि वहाँ से दोनों सदनों से पारित हो गया तो उसके फिर राजा का सिग्नेचर करवाना पड़ता है। राजा का सिग्नेचर एकदम से मतलब एक रूप से औपचारिक मात्र है, औपचारिक मतलब कि एक नाम मात्र के लिए सिग्नेचर करवाया जाता है, ठीक है? तो औपचारिक मात्र है क्योंकि राजा मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार कार्य करता है। जैसे मंत्रिमंडल कहता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, वैसे ही राजा काम करता है। ऐसे ही अपने भारत में है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं वैसे राष्ट्रपति काम करता है। इसीलिए अब ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाने लगा है कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता है।
क्लियर। कानून, संसद और मंत्रिमंडल राजा के नाम पर ही बने रहते हैं। राजा की शक्ति अब शून्य हो गई है एकदम से वहां पर। केवल वह राज्य का प्रमुख होने के नाते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर अपनी सहमति मात्र दे देता है। बाकी अगर वो सहमति ना भी दे, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो देना, लेकिन अगर ना भी दे तो भी कानून पारित हो जाएगा। कोई ये बात नहीं कि उसके द्वारा, उसके साइन के बिना कानून रुक जाएगा। बस औपचारिक तरीका है कि भाई उनको करना ही है और करते ही है। राजा लोगों का यह दायित्व है कि वो सिग्नेचर उनको करना ही है। जैसे राष्ट्रपति हैं, कोई कानून बनता है तो राष्ट्रपति कभी बाधा नहीं डालते हैं। जब दिक्कत होती है राष्ट्रपति, अच्छा भारत में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि विपक्षी जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, एक दूसरी पार्टी के होते हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है किसी मामले को। राष्ट्रपति अपने जेबी जो वीटो पावर होती है, जेबी वीटो पावर, उसके अकॉर्डिंग फंसा करके रख सकते हैं किसी कानून को, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, तो कोई कानून रुकता उकता नहीं, फट से तुरंत जो है इधर पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा से, तुरंत पास हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये ब्रिटेन में राजा की स्थिति है कि ब्रिटेन में राजा की कोई स्थिति मतलब उतने ज़्यादा बहुत पावरफुल नहीं है। अच्छा, ब्रिटिश जो क्राउन होता है राजसत्ता का प्रतीक होता है, जिसे राजपद पर आसीन होने के बाद राजा अपने मस्तक पर धारण करता है। एक राज मुकुट है, एक क्राउन है, जो कि राजा अपने राज मतलब कि वो अपने मस्तक पर धारण करता है। तो राजा जो होता है वो ब्रिटिश क्राउन धारण करता है। तो क्राउन का मतलब मुकुट होता है, और मुकुट वही राजा पहनता है और वो गद्दी पर बैठता है। हालांकि औपचारिकता मात्र होती है ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है राजा की स्थिति वहां के। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न, मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा अगर आप लोग ना जानते हो तो मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान में भी आपको मिलेगा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा आप कह सकते हैं। क्योंकि मैग्ना कार्टा एक जो है अधिकार पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। 12 जून की डेट है। ब्रिटिश जनता ने सम्राट जॉन थे उस समय इंग्लैंड के, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश जनता ने क्या किया, उनके अत्याचारों से, सम्राट जॉन के अत्याचारों से बहुत दुखी थी। और जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गई थी जनता, दुखी थी, तो ब्रिटिश जनता ने क्या किया, 15 जून की डेट है, 15 जून 1215 ईस्वी का समय है। उसी दिन रनीमेड नामक स्थान पर उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा को विवश किया गया, सम्राट जॉन को। और यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। और ये मैग्ना कार्टा से मानी जाती है कि दुनिया में अधिकारों की बात सबसे पहले मैग्ना कार्टा में हुई, 1215 में इंग्लैंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसमें कई अधिकारों की बात करी गई मैग्ना कार्टा में। पहले अधिकार की बात की गई कि भाई अब राजा जो होगा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। राजा क्या नहीं कर पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपराध सिद्ध होने पर ही व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा। अपराध सिद्ध होने से पहले व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जाएगा। जब व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाएगा तब उसको बंदी बनाएंगे। आरोपी रहेगा तब तक बंदी नहीं बनाएंगे। आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। आरोपी का मतलब क्या होता है, किसी ने कह दिया कि भाई फलाने ने फलाने को मारा है, तो वो हो गया आरोप, हो गया कि भाई इसने लगा कि जो है मुकेश ने चोरी करी है। अब मुकेश चोरी करीन कि नहीं करीन, ये मुकेश से तो जानत है। अगर कोनो चोरी करीन तो एकदम से प्रूफ अगर है आपके पास कि मुकेश चोरी करीन, ठीक है, पूरा एकदम से प्रूफ है आपके लगे, तो ये जान लो कि तू अपराधी हो, पूरा सिद्ध हो जाए कि तू अपराधी हो। अपराधी मतलब कि जब सिद्ध हो जाए आपका मतलब अपराध सिद्ध हो जाए तो आप अपराधी हैं। लेकिन अपराध केवल कहा जाए कि आपने किया है तो आप आरोपी हैं, सिद्ध ना हो तब तक, ठीक है। तो आरोपी हैं तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे मैग्ना कार्टा के अधिकार के अकॉर्डिंग। जब आप अपराधी हो जाएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाए। तीसरे अधिकार की इसमें बात करी गई कि व्यक्ति की स्थिति एवं अपराध की मात्रा के आधार पर दंड दिया जाएगा। मतलब व्यक्ति की स्थिति क्या है और उसने कौन सा अपराध किया है, कितना अपराध किया है, उस अपराध के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक चबरा मारा, किसी को मान लेते हैं, अब उसके जगह पे उसको फांसी चढ़ा दोगे, नहीं। एक चबरा मारा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो कि एक चबरा मारने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है, या व्यक्ति की स्थिति, सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन, किस सिचुएशन में व्यक्ति ने क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको दंड की का प्रावधान करना चाहिए, ये बात बताई गई। चौथी बात ये है, अभी तक क्या होता था कि राजा के यहाँ पहुंचो, जो दंड हुआ चलो इसको हटा दो, राजा का जो मन होता था बोल देता था। लेकिन अब क्या है, अब क्या करा जाएगा, अब बताया गया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। चौथी बात ये कही गई कि न्यायालय अस्थाई होंगे, वे राजा के साथ भ्रमण नहीं करेंगे। मतलब कि न्यायालय जो होंगे, ऐसा नहीं कि केवल राजा ही सब न्याय करेगा, न्यायालय अलग से बनेगा और न्यायालय अस्थाई बनेगा, ठीक है। इसके अलावा
विदेशी व्यापारियों को ब्रिटेन में भ्रमण करने की पूर्ण आज़ादी होगी। कोई विदेशी व्यापारी अगर आता है ब्रिटेन में घूमने के लिए तो उसके लिए भी आज़ादी होगी, वो घूम सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कई सारे अधिकारों की बात मैग्ना कार्टा में कही गई, ठीक है, 15 जून 1215 ईस्वी को। और यहीं से फिर पूरे संसार में जो है अधिकारों की बात चलने लगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए भारतीय संविधान का किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं मैग्ना कार्टा? चूंकि उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 जो है ये भारतीय संविधान का भाग 3 है। इसमें मौलिक अधिकारों की बात करी गई, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। क्लियर, समझ में आ गई चीजें? तो मैग्ना कार्टा ये है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं 50 शब्दों में। तो अमेरिका की बात अगर करें तो अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राज्य और सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। जैसे भारत में क्या है, राज्य का अध्यक्ष और देश का अध्यक्ष मतलब सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग अलग। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति और सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऐसे ब्रिटेन में भी होता है। राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राजा होता है, जो क्राउन के पद पर बैठता है, ब्रिटिश क्राउन उसके सर पर होता है, तो राजा होता है। और उसका जो सरकार का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में राज्य और सरकार दोनों का मुखिया एक ही होता है और वो राष्ट्रपति होता है, जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियां निहित होती हैं, समाहित होती हैं। वह अपने कार्यों में सहायता और परामर्श लेने के लिए एक सलाहकार मंडल का गठन करता है। एक सलाहकार मंडल होता है जो कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को या उसके राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप इस मुद्दे पर कौन सा काम करेंगे, किस मामले में कैसा सोचेंगे। एक परामर्श के लिए एक सलाहकार मंडल का गठन किया जाता है। और उसी परामर्श मंडल को खास करके अगर बोले भारतीय भाषा में तो मंत्रिमंडल, जैसे भारत में होता है कि भाई प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जो कि क्या करता है, वो सलाह देता है। या फिर अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री से बताते हैं। भारत में ऐसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए ही होते हैं, ठीक है, और अमेरिका में। तो अध्यक्षात्मक शासन के कई विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता यह है कि विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है वहाँ पर। विधायिका यानी कि जो कानून बनाने वाली है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाने वाली है, दोनों के बीच का मतलब कि दोनों का जो समय होता है वो निश्चित होता है। दूसरी बात, कार्यपालिका और स्वतंत्रता पूर्वक मतलब कार्यपालिका के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों का निष्पादन किया जाता है। उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों को एकदम से स्वतंत्रता पूर्वक करती है, कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं करता। तीसरी बात है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत वहाँ पर पालन होता है उसका, ठीक है, शक्ति का बंटवारा है, पृथक्करण है उसमें। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मतलब कि राज्यों की अलग पावर है और देशों की अलग मतलब देश की अलग पावर है। दोहरी नागरिकता है वहाँ पर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा योग्य व्यक्ति ही मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। जो योग्य होगा वही मंत्रिमंडल का सदस्य बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कि भाई जिसको चाहो उसको बना दो। इसके अलावा संकट काल में निर्णय लेने में सुविधा होती है यहाँ पर, मतलब इसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। इसके अलावा कार्यपालिका विधानमंडल पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाती है, ठीक है, कि जो कानून बनाने वाली जो संस्था है या विधानमंडल है, विधायिका है, उस पर अपना अधिकार कार्यपालिका नहीं डाल पाती है। मंत्रिमंडल के लोग विधान मंडल पर मतलब वो एकदम से दबाव नहीं डाल पाते वहाँ पर। इसके अलावा बहुदलीय प्रणाली में अस्थाई सरकार की व्यवस्था होती वहाँ पर। तो अस्थाई सरकारें होती, बहुदलीय प्रणाली जरूर है लेकिन अस्थाई सरकारों की व्यवस्था होती है अमेरिका में। 4 साल राष्ट्रपति रहता है। तो इस तरीके से ये अध्यक्षात्मक शासन की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में मैंने बताया जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, फिलीबस्टर। बढ़िया प्रश्न है, फिलीबस्टर का हुए भैया, फिलीबस्टर का हुए। फिलीबस्टर जोन है, जैसे हुआ सीनेट एक हुआ थे, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, जैसे हुआ सीनेट हुआ थे। तो सीनेट जोन हुआ है, सीनेट के सदस्यों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर जो है एक स्वतंत्रता का द्योतक है। अपनी इच्छा के अनुसार जो है सीनेट के सदन में जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं वहाँ के, वो बोल सकते हैं, मतलब उनकी बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। सदस्यों की स्वतंत्रता से सदन कोई निर्णय आसानी से नहीं ले सकता है। कोई अगर कानून बनाना हुआ, किसी कानून पर कोई निर्णय लेना हुआ या किसी मुद्दे पर कोई निर्णय लेना हुआ, तो ऐसा नहीं कि सीनेट के लोग जो है मतलब सीनेट के जो अध्यक्ष हैं वो खुद ही बना ले सब कुछ, नहीं। संसद के वहाँ के जो सीनेट के सदस्य होंगे वो उस पर चर्चा करेंगे, उस पर तर्क देंगे, ठीक है, तो बोल पाएंगे वो। इस पर क्या हुआ कि सदस्यों की इस स्वतंत्रता में सदन कोई निर्णय आसानी से नहीं ले सकता है। इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उस समय
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे, उन्होंने कहा कि हठी व्यक्तियों का एक छोटा सा गुट अमेरिका की महान सरकार को असहाय बना सकता है। क्योंकि एक गुट ऐसा हो जाए कि भाई वो हर मुद्दे पर क्या हो, अगर विपक्षी है तो तुरंत जो है, चाहे अच्छा कानून बने, चाहे जो है कैसा भी कानून बने, उनको तो विरोध ही करना है। तो इसीलिए फिलिबस्टर एक प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता है जो सीनेट के सदस्यों की, जो कि वहाँ के कानून बनने में बाधा उत्पन्न करते थे। ठीक है, इसीलिए विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि हठी व्यक्तियों का एक छोटा सा गुट या अमेरिका की महान मतलब अमेरिका की महान सरकार को छोटा सा गुट जो है वो हिला करके रख देता है। क्यों? क्योंकि वो हंगामा कर देगा, वो बोलेगा कि भाई ये ऐसा वैसा दुनिया भर का। ठीक है, तो इस तरीके से तो सदस्यों की स्वतंत्रता के कारण से सीनेट 1937 में कार्य नहीं कर पाई थी। 1937 में अमेरिका की जो सीनेट है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाई थी, चूंकि फिलिबस्टर, चूंकि नियम था, वो एक अधिकार है फिलिबस्टर। तो अब एक विषय पर एक दिन में 2 बार से अधिक कोई सदस्य नहीं बोल सकता। कोई मुद्दा है तो उस पर सीनेट का एक सदस्य केवल 2 बार ही बोल पाएगा पूरे दिन में, ठीक है? उसके बाद में उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन संवैधानिक संशोधनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। संवैधानिक संशोधन अगर हुआ करना है कोई, तो फिर उसमें बोल सकते हैं। उसमें फिलिबस्टर जैसा पुराना था वैसा लागू होगा। लेकिन अगर कोई आम मामला है तो उसमें जो है ज़्यादा 2 बार केवल बोल सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई संशोधन किया जा रहा है संविधान में या कोई सब चीज़ बदला जा रहा है, तो ऐसे में उसको कई बार बोलने का अधिकार है। यही फिलिबस्टर होता है। अमेरिका के संविधान में ये है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करें। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट दोनों ही अपने देश के राजाध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। पहला अंतर तो ये कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास राज्य और सरकार दोनों की शक्तियां उसी के पास होती हैं, और वह राज्य और शासन दोनों का प्रमुख होता है। राज्य भी करता है अमेरिका का प्रधानमंत्री और शासन भी करता है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, ब्रिटेन के सम्राट के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। उसके पास संसद और मंत्रिमंडल के कार्य जो है, मतलब कि उनके नाम पर संसद और मंत्रिमंडल का काम किया जाता है। बाकी उनका उसमें रोल नहीं होता है, उनकी भूमिका नहीं होती है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो जो ब्रिटेन का सम्राट होता है वो राज्य करता है, शासन नहीं करता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों करता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है, देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति कुल सर्वे सर्वा यही है, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है तो वैसे नाम मात्र के लिए बैठा रहता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वैसे वहाँ पर हालांकि राष्ट्रपति को भारत में ज़्यादा पावर है, लेकिन ब्रिटेन के राजा को कम पावर है, भारत के राष्ट्रपति से भी कम पावर है। दूसरा अंतर ये है कि अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, एक निर्वाचक मंडल बैठता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना जाता है। जबकि आप देखेंगे जनता, अच्छा, फिर भी उसे जनता के द्वारा निर्वाचित माना जाता है। किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति को। चूंकि जनता निर्वाचक मंडल को चुनती है और निर्वाचक मंडल अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनता है, यानी जनता का ही एक प्रकार से चुना हुआ प्रतिनिधि या जनता के द्वारा ही चुना जाता है राष्ट्रपति अमेरिका का। जबकि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, यानी कि वंशानुगत होता है, राजा का लड़का राजा। ठीक है। तीसरा अंतर ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। कितने साल का होता है भैया? 4 साल का शासन होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। ठीक है। जबकि ब्रिटेन के सम्राट जो है जीवन प्रत्न राज्य का प्रमुख होता है, मतलब कि जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक रहता है, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चे को अगर वो दे देता है तो फिर उसका लड़का बैठ जाता है गद्दी पर। तो इस तरीके से बाकी कोई काम ही नहीं होता उनका। तो इस तरीके से यानी कि ये 4 साल का केवल जो कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, जबकि ब्रिटेन का जो सम्राट है उसका जीवन काल जो है पूरा का पूरा बीत जाता है। चौथा विशेषता ये है, या सॉरी चौथा अंतर ये है अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के बीच में, कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है राज्य के गवर्नर, न्यायाधीश, राजदूत और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति जो है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करता है राष्ट्रपति अमेरिका का। जबकि ब्रिटेन का सम्राट यह कार्य नहीं करता है। सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा करी जाती हैं ब्रिटेन में। राष्ट्रपति मतलब उसके राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नहीं करी जाती। राष्ट्र का अध्यक्ष मतलब कि ब्रिटेन का सम्राट। इसके अलावा पांचवा अंतर यह है कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।
जबकि और वह विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति। जबकि आप देखेंगे ब्रिटेन के सम्राट को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, उसको साइन करना है, अगर नहीं भी करेगा तो कानून पास मान लिया जाएगा। छठा अंतर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उसे पद से हटा भी सकता है। ये अधिकार, जैसे किसी की नियुक्ति किया, मान लेते हैं गवर्नर की नियुक्ति किया राज्य के, या न्यायाधीश की नियुक्ति करा, राजदूतों की नियुक्ति करा, वाणिज्य के दूतों की नियुक्ति करा अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो उसको हटाने का भी अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के ही पास होता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार नहीं होता है, वह मंत्री परिषद के परामर्श से ही किसी भी कार्य को करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कुल मिलाकर के, तो ये तमाम प्रकार के अंतर आप लोगों ने देखे, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, जबकि ब्रिटेन का सम्राट एक शक्तिहीन शासक माना जाता है। क्लियर? इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट के बीच में मैंने तुलना करी। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं? बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? बहुल कार्यपालिका अगर बात की है तो स्विट्जरलैंड के संविधान में आपको देखने को मिलती है। बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये सब स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के संविधान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको बहुल कार्यपालिका देखने को मिलेगी। बहुल कार्यपालिका मतलब क्या होता है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति जो है वो उस कितने लोगों में निहित है? 7 व्यक्ति होते हैं, 7 लोग होते हैं। उन्हीं 7 सदस्यों की एक समिति होती है। उसी समिति में पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका जो होती है वो बटी हुई होती है या उसी में निहित होती है। इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। यहाँ कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब जो कार्यपालिका होती है उसको संघीय परिषद कहा जाता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसमें कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे, जो कि अच्छा, ये विश्व की एक सभी वैधानिक पद्धतियों से एकदम से अलग पद्धति है। ऐसी पद्धति और कहीं पर नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड में है बहुल कार्यपालिका। सभी वैधानिक पद्धतियों में अनोखी पद्धति है। यह ना तो संसदात्मक पद्धति है और ना ही अध्यक्षात्मक है। दोनों का मिला जुला रूप है, या दोनों कार्यपालिकाओं का समावेश है। चाहे अध्यक्षात्मक की बात करें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में है। संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, भारत में है। क्लियर? तो इन दोनों का मिला जुला रूप आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं 7 लोग, वो कहाँ कहाँ से आते हैं? 4 लोग जो हैं इसमें जर्मनी से आते हैं, यानी जर्मन भाषा, जर्मनी से, मतलब कि 4 लोग जर्मन भाषा के होते हैं, ठीक है। 2 लोग जो है फ्रेंच भाषा से होते हैं इसमें, क्योंकि भाषाई अंतर देश में। तो 2 जो सदस्य होते हैं वो फ्रेंच भाषा के होते हैं, 4 जो है वो जर्मन भाषा के होते हैं, और 1 लोग जो होते हैं वो इटालियन, यानी इटली भाषा के, मतलब इटालियन भाषा के बोलने वाले होते हैं, ठीक है। तो इटालियन भाषा के 1 सदस्य, फ्रेंच वाले 2 सदस्य और 4 सदस्य जर्मन वाले, क्योंकि जर्मन वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए 4, 2, 6 और एक 7, 7 लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? ये 7 लोग मिलकर के बनाते हैं क्या भैया? बहुल कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जो स्विट्जरलैंड की एक विशेषता होती है। क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें? आगे देखिएगा। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चीन एक देश दो शासन व्यवस्था, चीन के बारे में बताएं। चीन की बात की, अच्छा, चीन में साम्यवाद, चीन जो है साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करता है। तो साम्यवादी चीन में एक दलीय व्यवस्था है, और वह भी चीन की साम्यवादी दल है। चीन की साम्यवादी दल, एक दल वहाँ पर है। हालांकि एक दल जरूर है, एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है, लेकिन एक तरफ चीन एक देश है, 2 शासन व्यवस्था वहाँ पर चलती। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा, चीन को साम्यवादी तो कहा ही जाता है, साम्यवादी है। 24 प्रांतों में बटा हुआ है चीन। कितने प्रांतों में भैया? सॉरी, 34 प्रांतों में। 34 प्रांतों में चीन बटा हुआ है। फिर भी वहां पर एकात्मक शासन है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हांगकांग, हांगकांग पहले एक देश हुआ करता था। हांगकांग एक देश था। 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1977, सॉरी 1997, 1997 के पूर्व उस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, ब्रिटेन का कब्जा था। कहाँ पर? हांगकांग में। ब्रिटिश शासन जब समाप्त हुआ तो वह भाग जो है चीन का भूभाग बन गया, परंतु एक समझौते के अनुसार वह चीन का अंग होते हुए भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए हुए है। ओलंपिक, एशियाड और अन्य खेलों में उसके खिलाड़ी हांगकांग देश के रूप में शामिल होते हैं, ना कि चीन देश के रूप में। तो चीन में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, चाइना में साम्यवादी व्यवस्था है। अतः चीन एक देश दो शासन व्यवस्थाओं पर चल रहा है। ताइवान को भी चीन अपना अंग मानता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत ताइवान जो अपने आप को स्वतंत्र देश बताता है। तो कुल मिलाकर के ताइवान इस समय चीन को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। ताइवान, हांगकांग, ये सब अपने आप को अलग देश बताते हैं, लेकिन चाइना अपने आप में इनको समेटे हुए है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही है चीन की एक देश दो शासन व्यवस्था की। हांगकांग और ताइवान को एक प्रकार से वो अलग देश हैं, फिर भी उन पर जो है एक प्रकार से आधिपत्य किसका है? चाइना का ही है, अगर पूर्ण रूप से देखें तो। ठीक है? अगला प्रश्न आप देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। स्विस संविधान की 5 विशेषताएँ बताएँ। स्विस माने होता है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की अगर बात की तो कई सारी विशेषताएँ हैं इसकी। सबसे पहली विशेषता यही है कि यहाँ का संविधान बनाया गया है, यानी निर्मित संविधान है। दूसरी विशेषता लिखित संविधान है। पहली विशेषता क्या है? निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यहाँ पर है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जब जनता स्वयं शासन में भाग ले आकर के। लेकिन जनसंख्या की विशालता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसा अब संभव नहीं है। इसलिए अब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग ले रही है। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ब्रिटेन की बात किया तो वो छोटा-सा देश, सॉरी स्विट्ज़रलैंड छोटा-सा देश है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात होती है। स्विट्ज़रलैंड के कुछ कंटेन ऐसे, कंटेन माने वहाँ के जो कुछ प्रांत होते हैं, तो कुछ प्रांत या राज्य ऐसे हैं स्विट्ज़रलैंड के, जो आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर फ़ॉलो करते हैं। वहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकांश कैंटेनों में भाग ले रही है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जनता की सहमति पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है और जनमत संग्रह जो है के द्वारा नियमों में बदलाव करवाया जाता है। मतलब कोई नियम बनाया गया मतलब उसके वहाँ के जो है सरकार के द्वारा, तो जनता अगर उसको नापसंद करती है, तो जनता खुद ही एक प्रकार से शासन में भाग लेकर के उस कानून को बदलवा देती है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, तीसरी विशेषता है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की, वहाँ का संघात्मक शासन। स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन है। क्यों संघात्मक शासन? मतलब कि क्या है? संघीय कार्यपालिका वहाँ पर काम करती है। क्योंकि वहाँ पर आप देखते हो, मैंने आपको बताया था अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में संघीय कार्यपालिका को संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। संघीय सरकार को बहुर कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका की शक्ति जो होती है 7 सदस्यों में निहित होती है। मैंने आपको बताया था कि 7 सदस्य जो होते हैं उनमें से 4 जर्मनी भाषा के होते हैं, जर्मन भाषा के, और 2 फ्रेंच भाषा के और 1 इटालियन भाषा का होता है। 7 सदस्य में से 1 अध्यक्ष होता है और 1 उपाध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और यही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः देश के राष्ट्रपति होते हैं। जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है देश का। तो ये स्विट्ज़रलैंड में विशेषता है संघात्मक शासन की। तीसरी बात, चौथी विशेषता ये है संविधान की स्विट्ज़रलैंड के, कि वहाँ का संविधान जो है कठोर संविधान है। कैसा संविधान है भैया? कठोर संविधान है। क्लियर? उसमें संविधान में बदलाव जो है बहुत मुश्किल से होता है। इसके अलावा पाँचवीं विशेषता ये है कि बहुल कार्यपालिका वहाँ पर है। बहुल कार्यपालिका मैंने आपको बता ही दी क्या होती है। तो इस तरीके से ये विशेषताएँ वहाँ की होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके? तो स्विस संविधान की ये विशेषताएँ होती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर आपने प्रश्नों को समझा। आगे देखिएगा, कुछ प्रश्न आपके हैं लघु उत्तरीय, खंडवा में आते हैं। 150 शब्दों में आपको लिखना होता है राम मनोहर लोहिया में, और अन्य विश्वविद्यालय में आपको इसको लिखना होगा 200 शब्दों में। ठीक है? 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। आइए देखते हैं 200 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न होते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान संयोग और वियोग का शिशु है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ब्रिटेन संविधान को लेकर के, ब्रिटिश संविधान के बारे में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश संविधान जो है वो क्या है? ब्रिटिश संविधान संयोग और वियोग का शिशु है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके बना हुआ है। ठीक है? संयोग और वियोग का शिशु है, वो धीरे धीरे करके कोई संयोग आया, कोई नियम बन गया, कोई व्यवस्था हुई, मतलब कोई सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में कोई नियम कायदा बन गया, तो इस तरीके से लिटन स्ट्रेची जो है ये बात कहते हैं, और इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की बात करते हैं, कई तर्क देते हैं वो। पहला तर्क देते हैं लिटन स्ट्रेची कि संसदात्मक शासन की देन ब्रिटेन को माना जाता है। सन 1295 ईस्वी में आदर्श संसद की बैठक ब्रिटेन में हुई थी, और बाद में उसे अस्थायित्व प्राप्त किया गया और संपूर्ण दुनिया के प्रमुख देशों में संसद अस्तित्व में आया। तो एक प्रकार से वहाँ पर कोई काम हुआ, उसके द्वारा फिर वहाँ के संविधान में भी उसको शामिल कर लिया गया। तो ऐसी पहली बार वहाँ पर जो है, जो एक प्रकार से संसदात्मक शासन की व्यवस्था है, इसको किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। ठीक है? दूसरी बात है ये कि
द्विसदनात्मक पद्धति की देन भी ब्रिटेन की ही है। द्विसदनात्मक पद्धति मतलब कि जो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वो भी ब्रिटेन की ही देन है। ब्रिटेन में इसका जन्म ऐतिहासिक संयोग से हुआ, चूँकि 1295 में संसद का विकास एक सदन के रूप में हुआ और यह संयोग की बात हुई कि ब्रिटेन द्विसदनात्मक निकाय बन गया धीरे-धीरे चल कर के। पहले 1 सदन हुआ करता था संसद में, फिर 2 सदन हो गया। ठीक है? तो ये भी संयोग और वियोग की संतान है। तीसरी बात ये कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल भी संयोग का परिणाम है, चूँकि हैनोवर वंश के राजाओं के कारण ही मंत्रिमंडल का विकास हुआ। एक तो वे अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, हैनोवर राजा हैनोवर वंश के, और दूसरे ब्रिटिश राजनीति में उनकी रुचि भी नहीं थी। जब मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने मंत्रिमंडल की बैठकों की मध्यस्थता करना शुरू कर दिया, तो इसके परिणाम स्वरूप मंत्री पद मतलब प्रधानमंत्री पद का विकास हो गया। मतलब कि जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती गई, वैसे-वैसे उसकी व्यवस्था भी होती गई। तो संयोगवश क्या हुआ, लोक सदन के प्रति मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जन्म और विकास भी हो गया। तो इस तरीके से संयोग और वियोग के जो है शिशु है एक प्रकार से ब्रिटेन का संविधान, इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा और भी पॉइंट ये है कि ब्रिटेन में यदि कुछ संस्थाओं को हम संयोग का परिणाम मानते हैं, तो दूसरी ओर कुछ संस्थाओं को वियोग का शिशु मानते हैं। जैसे लोक सदन का लोकतंत्रीकरण, ये भी वियोग की संतान है। 1832, 1868, 1884 के सुधार अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा वयस्क मताधिकार का विस्तार किया गया 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा। लार्ड सभा की शक्तियों में कमी आई, विवेक का ही परिणाम है। तो इसे विवेक का परिणाम है, विवेक का शिशु है। ठीक है? सर यहाँ पर क्या लिख दिया, वियोग नहीं विवेक कर लेंगे इसको। ठीक है? विवेक। ठीक है? ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। विवेक मतलब कि ज्ञान का, धीरे धीरे जैसे विकास, बुद्धि का विकास होता गया, ऐसे ऐसे किया गया। ठीक है? इसके अलावा 5वां पॉइंट है, लोक सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए स्वीकार किया गया कि निष्पक्षता से और दोनों दलों द्वारा मान्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से संयोग की बात है और विवेक की बात है। कुल मिलाकर के ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति का विकास भी विवेक दल का ही परिणाम है। अन्य दलों को ब्रिटेन की जनता ने नकार दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिटेन के संविधान का विकास ऐसे सोच विचार करके 15-20 लोग या 300-400 लोग बैठ करके उसका निर्णय नहीं लिए हैं। जैसे भारतीय संविधान जो बना है उसमें बहुत सारा समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा संविधान बना, लिख दिया गया एक बार। लेकिन वहाँ पर क्या है, संविधान लिखा नहीं है, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, और इसीलिए वहाँ पर आप देखते हैं संयोग और विवेक के द्वारा वहाँ पर नियम कायदे बनते रहते हैं। अब समयों पर आधारित है, जैसे जैसे कोई नियम कायदे बनते हैं, मतलब कोई लोक रीति होती है जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, वो कानून बन जाती है। इस तरीके से ब्रिटेन में चलता है। तो ब्रिटेन इसीलिए संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है उसको। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। बताएं, जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था के बारे में बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट करें। जनवादी चीन की अगर बात की जाए तो जनवादी चीन में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। किस व्यवस्था को? साम्यवादी व्यवस्था वहां पर है। चीन की शासन व्यवस्था कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ के सिद्धांतों पर चलती है। यहाँ की न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों की अर्थव्यवस्था से बहुत अलग आपको दिखेगी। और चीनी न्याय व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं और भी हैं, जैसे कि चीनी जो न्याय व्यवस्था है और उसकी विशेषता पहले यही है कि पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देशों में कानून को जनता के हितों का रक्षक माना जाता है, लेकिन आप साम्यवादी विचारधारा में देखेंगे कि कानून जो है पूंजीपतियों का रक्षक है, कानून ही पूंजीपतियों को बचाता है, ऐसा मानना है जनवादी चीन का। तो यहाँ पर न्यायवादी व्यवस्था क्या है? कानून पूंजीपतियों का रक्षक है, ये विचारधारा चलती है। दूसरी न्याय व्यवस्था यहाँ की ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है यहाँ की, उस पर साम्यवादी दल का नियंत्रण है। जो साम्यवादी और एक दलीय व्यवस्था है चीन में, तो एक दलीय जब व्यवस्था है चाइना में, तो वही दल जो है वो न्यायपालिका कंट्रोल करता है। जैसे भारत में क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन चाइना में क्या है, न्यायपालिका पर कंट्रोल है किसका? साम्यवादी दल का, वहाँ की पार्टी का। वहाँ पर एक ही पार्टी, जैसे अपने यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और कई पार्टियां, तमाम सारी बहुदलीय व्यवस्था है अपने यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है चाइना में। ठीक है? वो है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल जो करता क्या है, वो न्यायपालिका को भी कंट्रोल में रखा है। इसके अलावा
तीसरी बात ये है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है यहाँ पर, ये विशेषता तीसरी। चौथी विशेषता ये है कि विवादों के समाधान के लिए समझौता तथा मध्यस्थता प्रणाली की व्यवस्था वहाँ पर पहले प्रयोग में आती है। तो ये यानी कि विवाद कोई हो जाता है तो उसके समाधान के लिए पहले समझौता और उसके बाद मध्यस्थता की प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। पांचवी व्यवस्था है चाइना की, कि मतलब चाइना की न्याय व्यवस्था की, कि चीन में न्यायाधीशों का निर्वाचन जो होता है वो जनवादी कांग्रेस और उसकी समितियों के द्वारा 5 सालों के लिए किया जाता है। जनवादी कांग्रेस मतलब कि जो साम्यवादी दल है उसी के द्वारा। तो जनवादी कांग्रेस मतलब कि जो उसका मतलब कि अंग होता है संसद का वहाँ की, तो जनवादी कांग्रेस और उसकी जो समितियाँ उसके द्वारा बनाई जाती है जनवादी कांग्रेस के द्वारा, उसी के द्वारा 5 साल के लिए नियुक्ति करी जाती है जो चीन के जो न्यायाधीश होते हैं उनका, ठीक है, निर्वाचन होता है उन्हीं के द्वारा। इसके अलावा विधायिका के द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार भी न्यायालय को नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। अगर विधायिका ने कोई कानून पारित कर दिया है तो उसको अवैध घोषित ही नहीं कर सकता है न्यायालय, इतना भी अधिकार नहीं। जैसे भारत में क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है न्यायालय को। अगर कोई कानून जो है संविधान के खिलाफ बनता है तो न्यायालय जो होता है उस कानून को भंग कर देता है या फिर पुनर्विचार के लिए दोबारा से भेज देता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ करके अन्य विवादों की सुनवाई खुले रूप में होती है वहाँ पर चाइना में, ठीक है। इसके बाद में न्यायालय की कार्रवाई राष्ट्रीय या स्थानीय भाषा में संचालित होती है वहाँ पर, ये भी विशेषता है वहाँ पर, स्थानीय भाषा वहाँ की, और जो कार्रवाई होगी वो राष्ट्रीय और स्थानीय भाषा दोनों में होगी न्यायालय की। जैसे अपने यहाँ पर केवल अंग्रेजी में ही सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में आप देखते होती है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय भाषा में होती है और राष्ट्रीय भाषा में होती है। मुझे लगता है कि भारत में भी ये व्यवस्था अपनानी चाहिए, और भाषा जो है चाहे हिंदी में कोई वकील बोले चाहे अंग्रेजी में बोले, वहाँ पर जाकर के दोनों की बातों को उतने ही अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। और दोनों भाषाओं का, और क्षेत्रीय भाषा मतलब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्षेत्रीय भाषा का कोई फंडा फंडा ही नहीं है, लेकिन अगर जो है न्यायालय, बड़े न्यायालयों की बात की तो केवल अंग्रेजी को माध्यम ना बनाया जाए, उसमें हिंदी की बात भी करी जाए, ठीक है। तो ये आगे बढ़ाया जाए इस चीज़ को, ताकि जो है, हालांकि अब धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है और लगातार बढ़ रहा है। तो ये है चीन में न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। हालांकि चीन में न्यायालय का संगठन जो है वो 3 प्रकार के न्यायालयों की बात वहाँ पर करी गई है चाइना में। पहली बात तो अस्थाई जन न्यायालय होता है एक उनका, और अस्थाई जन न्यायालय की स्थापना प्रांतों के लिए होती है, स्वायत्त प्रदेश जो है उनके लिए होती है। जो नगर पालिकाएं होती वहाँ पर अस्थाई जन न्यायालय वहाँ पर होता है। ये प्रारंभिक विवादों की सुनवाई जो है करता है। दूसरा जो वहाँ पर होता है न्याय व्यवस्था का अंग, वो होता है विशेष जन न्यायालय। विशेष जन न्यायालय जो होता है वो चीन के कुछ विशेष श्रेणी के न्यायालय वहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे सैनिक न्यायालय हो गए, सेना से रिलेटेड जो निपटारा होता है करते हैं। रेल और परिवहन न्यायालय हो गया, जल परिवहन न्यायालय हो गया। तो जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसे जल परिवहन को लेकर के कोई विवाद हो गया तो वो जल परिवहन न्यायालय में निपटेगा। रेल परिवहन न्यायालय की बात हो गई या परिवहन न्यायालय की बात हो गई, तो वहाँ पर अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था है। तो ये विशेष जन न्यायालय होते हैं दूसरे प्रकार के। और एक तीसरी व्यवस्था होती है, वो है सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च जन न्यायालय। यह चीन का सर्वोच्च न्यायालय होता है। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे सर्वोच्च जन न्यायालय होता है। इसके न्यायाधीशों का निर्वाचन जनवादी कांग्रेस के द्वारा 5 सालों के लिए करा जाता है, जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। चीन में सर्वोच्च न्यायालय को कई सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय जो चाइना का है, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की है चाइना को, ठीक है। इसके अलावा अस्थाई जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय ने जो छोटे न्यायालय हैं, जो मैंने बताया था, अस्थाई जन न्यायालय पहला, छोटा न्यायालय, फिर उसके बाद में विशेष जन न्यायालय, इन दोनों न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी इसको प्राप्त है। अगर अस्थाई जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय में कोई मुद्दा, कोई कानून पारित हुआ, अगर वो कानून आपको मतलब कि वो निर्णय आपको अच्छा नहीं लगता या वो निर्णय के विरुद्ध आप जाना चाहते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ की जा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पर है, ठीक है, कि हाई कोर्ट में अगर आपको नहीं मिला, या जो लोक अदालतें वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलता, तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पर भी है। तीसरी बात है कि जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, यह निम्न न्यायालयों की कार्यों की देखभाल भी करता है। इसके अलावा न्यायिक निरीक्षण की रिपोर्ट को सर्वोच्च जन न्यायालय के पास भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर के भारत और अमेरिका के समान चाइना में भी समान, मतलब चाइना में भी आप देखेंगे चीनी सर्वोच्च न्यायालय जन न्यायालय के को अधिकार मतलब कि के अधिकारों को कम करता है, या मतलब कि जन न्यायालय को कम अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर जो लोक अदालतें हैं उनको कम अधिकार प्राप्त है, और जो पूरी की पूरी मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली वहाँ पर है उन छोटे न्यायालयों से। बाकी सर्वोच्च न्यायालय पर भारत में कोई अधिकार नहीं है, किसी का दबाव नहीं है किसी भी सरकार का, जबकि वहाँ पर सरकार का दबाव होता है न्यायपालिका पर। न्यायपालिका वहाँ पर स्वतंत्र नहीं होती है।
तो इस तरीके से चाइना की न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था के बारे में आपने जाना। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। समाजवादी राज्य क्या है, विशेषताएं बताएं। समाजवादी राज्य के बारे में बताएं। समाजवादी की अगर बात की जाए तो समाजवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास पुराना रहा है। क्योंकि समाजवादी विचारकों में खास करके आप देखेंगे सेंट साइमन हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, प्रोधा हो गए, ठीक है। तमाम प्रकार के विद्वान हैं जो कि समाजवाद की व्याख्या करते हैं, समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के एक विद्वान है कोकर। कोकर महोदय कहते हैं कि समाजवाद के शब्द का प्रयोग हम उन सिद्धांतों के लिए करते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक द्रुत और वेगवान आर्थिक समूह का प्रतीक होता है। द्रुत माने जल्दी, वेगवान माने बहुत ज़्यादा तेज, तो आर्थिक समूह का प्रतीक होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी कहते हैं कि समाजवाद का उद्देश्य वर्ग विहीन या वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। यह वर्तमान समय में समाज का इस प्रकार संगठन करना चाहता है कि परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले वर्ग, शोषक और शोषित वर्ग, पीड़क और पीड़ित वर्ग का अंत हो जाए। जो पूंजीपति वर्ग और ये सब सर्वहारा वर्ग है, मतलब कि कोई वर्ग ना रह जाए, वर्ग मतलब पूरा का पूरा समाज समान हो जाए, इस तरीके की बात करते हैं। इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि समाजवाद जो है श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को समाजवादी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता का मतलब राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है, ताकि पूंजीवादी शक्ति जो है वो किसके हाथ में चली जाए, समाज मतलब पूंजीवादी शक्ति जो है वो समाजवादी संपत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो ये समाजवादी राज्य होता है। इसकी कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि समाजवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार चाहता है, सभी का अधिकार हो। जैसे सरकारी बसें, सरकारी जो जहाँ पर सारी चीज़ें सरकारी हो, समाजवाद कहाँ पर है, रूस में है। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि भाई सारी चीज़ें सरकार के अंडर पे हो, उत्पादन के साधनों पर सरकार का हो, और सरकार चूंकि जब सरकार का होगा तो सभी लोगों का होगा, तो इसलिए जो है सार्वजनिक अधिकार चाहता है साधनों पर, वितरण के, उत्पादन के, समाजवाद। दूसरी बात, समाजवाद आर्थिक कार्यक्रमों का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ के बदले सार्वजनिक सेवा में बदलना चाहता है कि सार्वजनिक सेवा हो। तीसरी बात, समाजवाद चाहता है कि सामाजिक विषमता का पतन हो, समाज में समानता आए, ठीक है। और क्योंकि बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ ही है, तो पॉलिटिकल स्वतंत्रता की बात करने से पहले हमको सामाजिक स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए, सामाजिक समानता की बात करनी चाहिए। चौथी बात, विशेषता ये है समाजवाद की कि समाजवाद पूंजीवाद का अंत और प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग चाहता है। एक दूसरे में कंपटीशन ना हो, सहयोग हो, संघर्ष ना हो, सहयोग की बात करता है समाजवाद, ठीक है। इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था के में जो कमियां हैं उनके कारण से समाजवाद अस्तित्व में आया। इसके अलावा समाजवाद की बात की तो निजी लाभ का विरोधी है ये सार्वजनिक लाभ पर बल देता है कि ताकि सभी का फायदा हो, किसी एक व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्ति आगे ना बढ़े। यानी कि यहाँ पर पूंजीपतियों का विरोध है, पूंजीपतियों का कोई स्थान नहीं होता है, सभी लोग बराबर हों, सभी लोग फायदा हो सभी लोगों का, ये बात करता समाजवाद। इसके अलावा समाजवाद की अगली विशेषता ये है कि समाजवाद श्रमिकों के हितों पर विशेष ध्यान देता है और इसीलिए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का काम मतलब और काम के घंटों की बात करता है कि काम कितने घंटे व्यक्तियों को करना चाहिए, ये बात भी बताता है समाजवाद। और कितनी मजदूरी उनको मिलनी चाहिए, इस बात पर भी समाजवाद फोकस करता है। समाजवाद को मिला करके ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद जो है वो पूंजीवाद और व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। सामाजिक समानता पर बल देता है, सहयोग की भावना आपको दिखेगी यहाँ पर, समाज की सर्वोच्चता की बात करता है, राज्य के कार्यों में भी आप देखते हैं समाजवाद उपयोगी है, राज्य का कार्य, लोकतांत्रिक भावना समाहित होती है, उत्पादन और वितरण पर समाजवाद का नियंत्रण होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की विशेषताएं आप इसकी बता सकते हैं समाजवाद की। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, चीन में एक दलीय शासन पद्धति पर प्रकाश डालिए। चीन में एक दलीय शासन पद्धति के बारे में बताएं। तो चीन की एक दलीय शासन पद्धति की अगर बात करें, देखें चाइना की अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो जिन राज्यों में एक ही दल होता है उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं, और चाइना में केवल एक ही दल है, वो है साम्यवादी चीन, ठीक है। साम्यवादी दल वहां पर एक ही दल है। तो संविधान के द्वारा अन्य दलों के गठन पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है और या फिर एक ही दल की प्रमुखता वहां पर होती है। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक दलीय प्रणाली का उदय होता है। साम्यवादी देशों में प्रायः एक दलीय प्रणाली ही विकसित है, और चाइना में आप देखेंगे वो साम्यवादी व्यवस्था है, तो साम्यवाद दल वहां पर एक है, ठीक है, एक दल है। जैसे भाजपा, कांग्रेस, यहाँ पर भारत में 2 3 4 दल हैं, बहुत दल हैं, लेकिन वहाँ पर चाइना में एक ही दल है। आप देखेंगे चीन में, क्यूबा में भी अभी भी आप देखेंगे एक ही दल है। एक दलीय शासन प्रणाली में राज्य
में कोई अन्य दल नहीं होते हैं और यही दल शासन में होता है जो एक दल होता है, यानी उसका कंपटीटर कोई नहीं होता है। एक दलीय व्यवस्था होती है और उसी दल से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो होते हैं वो बनते हैं। यद्यपि ये लोग जनता में से अपने सदस्य को चुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि जबरदस्ती सब कुछ होता है। जनता में से अपने सदस्यों को चुनते हैं और कैसे चुनते हैं उसके बारे में अगर बताऊं तो पहला पॉइंट ये है कि एक दलीय प्रणाली में कई सारे लक्षण होते हैं। जैसे पहली बात, इस दल का यानी कि जो साम्यवादी दल है, इस दल का देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्ण वर्चस्व होता है और यानी कि एकदम से पूरा का पूरा जो दल होता है वो राज्य का मुखिया में होता है, उसका जो उस दल का मुखिया और राज्य का मुखिया। दूसरी बात, सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अन्य दलों की भूमिका वहाँ पर नगण्य होती है। इसके अलावा इस व्यवस्था में कठोर दलीय अनुशासन पाया जाता है। इसके अलावा इस व्यवस्था में सभी स्तरों पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था में ये चार दोष मतलब कि चार गुण होते हैं, वहीं एक तरफ दोष भी होता है। पहली दोष ये कि अधिनायक तंत्र और एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। एकदम से शासन जो होता है वो मान लीजिए कि एकदम से कुशासन या एक कुशासन ना बोल सक करके इसको आप बोल सकते हैं कि एक क्या बोल सकते हो उसको? अरे एक बहुत ज़बरदस्त शब्द है इसके लिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त शब्द है, उस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, एक दमनात्मक या निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, है स्वतंत्र ना सिर पे कोई भाव है मने करे जो सोई, यानी कि निरंकुशता हो जाती है एक दलीय व्यवस्था में। जब कोई चॉइस ही नहीं, जैसे मान लेते हैं आज भाजपा कांग्रेस है, तो आप अगर भाजपा अच्छा काम नहीं करेगी तो आप कांग्रेस को वोट दे देंगे, कांग्रेस अच्छा काम नहीं करेगी तो आप दूसरे किसी उसको वोट दे देंगे। कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां पर क्या है, एक ही पार्टी है, आपको उसी को ही वोट देना, उसमें से आप सदस्यों को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पर निरंकुशता बढ़ती जाती है। ये एक दोष है। दूसरा दोष ये हो जाता है कि जनहित के लाभों की उपेक्षा करी जाती है वहाँ पर। जनता का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। सैनिक षड्यंत्रों की संभावना वहाँ पर अधिक होती है। इसके अलावा आप देखेंगे शासन पर नौकरशाही का अधिक वर्चस्व होता है वहाँ पर। इसके अलावा नागरिकों के व्यक्तित्व में वहाँ पर कमियाँ आती हैं, मतलब कि वहाँ पर जनता प्रमुख नहीं होती है। एक प्रकार से साम्यवादी दल में, चाइना में खास करके जनता को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है, जितना भारत वगैरह में दिया जाता है। तो प्रजातंत्र की सफलता दल प्रणाली पर आधारित होती है। अगर किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पर लोकतंत्र संभव नहीं, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र की सफलता के लिए। चाइना में विपक्ष ही नहीं है तो लोकतंत्र की बात क्या करेंगे आप। तो अधिकांश राजनीति विचारक द्विदलीय व्यवस्था का पक्ष लेते हैं। एक दलीय प्रणाली एक दल प्रणाली से दल का अधिनायकवाद हो जाता है, वह जबकि बहुदलीय प्रणाली सरकार की अस्थिरता को जन्म देती है। सत्य तो यह है कि दलों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शासन का सुचारू रूप से चलने की गति होती है। इसलिए द्विदलीय व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन चाइना आज भी एक दलीय व्यवस्था में के चंगुल में जकड़ा हुआ है और उसी को लेकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीन में एक दलीय शासन पद्धति के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चाइना में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, और भारत में क्या है, द्विदलीय या कई मतलब बहुदलीय शासन, मतलब भारत में कैसी है, बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय नहीं बहुदलीय व्यवस्था। आगे देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था की संरचना तथा उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था और वो जो न्याय की संरचना है वहाँ की और उसके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। स्विट्जरलैंड में न्यायिक व्यवस्था की संरचना कैसी है और उसके अधिकार। स्विट्जरलैंड की अगर बात की है, स्विट्जरलैंड में 1998 में नया संविधान बनाया गया। 1999 में संविधान को लागू किया गया, स्विट्जरलैंड के संविधान को। और इस नए संविधान में संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की बात कही गई। संविधान के अनुच्छेद 188 जो वहाँ का संविधान है, वहाँ से लेकर के 191 अनुच्छेद जो है तक जो है आप देखेंगे न्यायिक सत्ताओं की रचना और उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 188 में कई सारी बातें कही गई हैं वहाँ के संविधान में। 188 में पहली बात ये कही गई कि यह संघ की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति मतलब सत्ता होगा, ठीक है, जो न्यायिक व्यवस्था होगी मतलब न्यायपालिका होगी। इसके अलावा इसके गठन की प्रक्रिया कानून से निर्धारित होगी, कानून के द्वारा ये बताया जाएगा कि ये कैसे बनेगा सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा यह अपने प्रशासन की व्यवस्था स्वयं करेगा, ये बात भी बताई गई। तो इस तरीके से 3 बातें 188 अनुच्छेद में लिखी गई है स्विट्जरलैंड के संविधान में, ठीक है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना की अगर बात की जाए तो 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद कानून के द्वारा करेगी। न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको वेतन कितना मिलेगा, ये सारी बातें जो होती हैं वो संघीय संसद जो है
जो संघ की संसद होती है वहाँ की स्विट्जरलैंड की, वो निर्धारण करेगी कितना समय तक शासन करेगा, कितना पैसा मिलेगा, सारी चीज़ें, कितने न्यायाधीश होंगे। तो इस तरीके से। तो संघीय संसद न्यायाधीशों का चयन करते समय यह देखती है कि सभी प्रमुख भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि नहीं। जैसे स्विट्जरलैंड में 3 भाषाएँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं। एक भाषा फ्रेंच है, दूसरी जर्मनी मतलब जर्मन भाषा है, तीसरी है इटालियन। तो रक्त संबंध से जुड़े हुए 2 व्यक्ति एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते, ये बात भी बताई गई है वहाँ पर। एक बार न्यायाधीश होने के बावजूद आप आजीवन दोबारा न्यायाधीश नहीं बन सकते स्विट्जरलैंड में, ये बात भी है। 70 साल की वर्ष अगर आपकी हो गई है और 10 वर्ष की आप सेवा पूरा कर चुके हैं, तो आपको दोबारा से मतलब नहीं गद्दी पर बैठाया जाएगा, यानी कि आपका अवकाश यानी जो पदच्युति का समय है, यानी आपके उसको हटाने का 70 साल के अगर आप हो गए हैं, तो भी आपको हटा दिया जाएगा, चाहे आपका कार्यकाल पूरा हुआ है, चाहे नहीं। और अगर 10 साल का आप लोगों ने 10 साल तक एक प्रकार से क्या कर लिया है, 10 साल तक आपने जो है सेवा दे दिया, तो 10 10 साल तक अगर आपने पूरा कर लिया शासन, तो भी आपको सेवानिवृत्ति देनी पड़ती हो, ठीक है? यानी आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। मतलब छुट्टी क्या, लगभग आपको एक प्रकार से रिटायर होना पड़ता है, क्लियर? तो रिटायरमेंट की जो एज है वो 70 साल है या फिर 10 साल की अवधि, क्लियर? तो इस तरीके से इसका गठन किया जाता है न्यायाधीशों का स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ के न्यायाधीशों का वेतन जो होता है, वो भी संघीय संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, कितना पैसा मिलेगा, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आपको बता दूँ कि न्यायाधीश जो चुने जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय संसद अपनी संयुक्त बैठक में करती है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी और वैकल्पिक 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में केवल इतना कहा गया है कि वे सभी नागरिक जो प्रतिनिधि सभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। कोई वैधानिक योग्यता आवश्यक नहीं है यहाँ पर। परंतु व्यवहार में वही व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जो प्रमुख ख्याति प्राप्त अधिवक्ता यानी वकील होते हैं वहाँ के, या फिर जो कैंटेनों के न्यायालयों में यानी प्रांत के जो न्यायालय हैं वहाँ के न्यायाधीश हों, या जो कानून के प्राध्यापक हों, कानून के जो है कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हों। तो इस परंपरा में कानून की कमी को पूरा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के स्विट्जरलैंड की न्यायिक व्यवस्था की संरचना कुछ इस तरीके से है। इसके अधिकारों की अगर बात की है तो अनुच्छेद 189 वहाँ का जो है स्विट्जरलैंड के संविधान का, उसमें वहाँ के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बारे में बताया गया है। पहला अधिकार बताया गया कि संघीय कानून के उल्लंघन होने पर एक प्रकार से ये अपने आप में आती है। इसके अलावा दूसरी बात, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर अपना निर्णय देती है। इसके अलावा कैंटेन के आपसी संबंधों से संबंधित कानूनों पर अपना विचार देती है। इसके अलावा कैंटेनों के संवैधानिक अधिकारों पर कोई अगर हनन होता है तो उस पर भी निर्णय देने का अधिकार इसी को है। इसके अलावा संघ और कैंटेनों के राजनीतिक अधिकार पर कोई डिबेट होता है तो उस पर भी। इसके अलावा नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्वतंत्रता पर भी एक प्रकार से ये नज़र रखती है। तो कुल मिलाकर के संघीय संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संघीय संसद में जो कानून बना दिया गया है, उसको सर्वोच्च न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, ये बात भी कही गई है। तो इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वहाँ पर नहीं दिया गया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई स्विट्ज़रलैंड के एक प्रकार से मतलब कि न्यायालय को। क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष की तुलना अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से करिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना करने के लिए पूछा, मतलब कह रहा आपसे। तो ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष की तुलना अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से कई आधारों पर करी जा सकती है। पहली बात तो ये कि अध्यक्ष का निर्वाचन जो ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन निर्विरोध होता है। सत्ताधारी दल और विपक्ष की सहमति से अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है ब्रिटेन के लोकसभा मतलब लोक सदन के अध्यक्ष का। जबकि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा सदस्यों में से किसी को एक चुना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष होता है वो किसी दल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उस दल का सदस्य होता है जिसका प्रतिनिधि सभा में बहुमत मिलता है, तो बहुमत के लोग ही वहाँ पर बनते हैं। तीसरी बात, ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष जो होता है, एक बार अध्यक्ष होने के बाद जब तक वह चाहे तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष जो होता है, वो अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है। और क्योंकि प्रतिनिधि काल का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इसीलिए इसका भी कार्यकाल 2 साल का होता है, ठीक है। चौथा अंतर या चौथा तुलना इस तरीके से कर सकते हैं आप, चूँकि जो ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष है, वो अपनी
निर्दलीयता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आप देखेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है, वो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष जो है वो दलगत राजनीति से प्रेरित होता है। वहाँ पर जो पार्टी होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है। इसके अलावा लोक सदन जो होता है, लोक सदन का अध्यक्ष ब्रिटेन का, उसकी अगर बात की है तो इस दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है कि वह राज्य का अध्यक्ष कभी भी मतलब कभी नहीं हो सकता। राज्य का अध्यक्ष कभी नहीं हो सकता ब्रिटिश लोक सदन का अध्यक्ष। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष जो होता है वो जब तक मतलब की अवधि पूरी नहीं हो जाती है, शेष अवधि जो बचती है उस पर राष्ट्रपति के पद पर हो सकता है। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ना रहे और उपराष्ट्रपति भी ना रहे, तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा जितने समय के लिए उनका कार्यकाल बचा हुआ होगा। ठीक है। जबकि ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोकसभा मतलब लोक सदन के जो अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। क्लियर। इसके अलावा अगर बात की जाए लोक सदन का अध्यक्ष जिस मतलब कि यहाँ पर ब्रिटेन के लोक सदन का अध्यक्ष जो होता है वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है वहाँ से कोई दूसरा उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करता है, निर्विरोध होता है। इस प्रकार उसका निर्वाचन निर्विरोध होता है। जबकि आप देखेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उस प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, इसलिए वह निर्विरोध निर्वाचित ना होकर के चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमाता है और इस तरीके से जब वो जीतता है तो वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनता है। अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा है ऐसे ही है, और ऐसे ब्रिटेन की जो लोक सदन है वो ऐसे ही अपने यहाँ पर जैसे लोकसभा है वैसे लोक सदन ब्रिटेन में होता है और प्रतिनिधि सभा अमेरिका में। तो इस तरीके से इसकी तुलना मैंने कर दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिकी शासन में दबाव समूह पर प्रकाश डालिए। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं अमेरिकी जो है शासन में क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स मतलब क्या होते हैं जानते हैं आप? दबाव समूह। दबाव समूह का सीधा मतलब होता है जैसे कि अखिल भारतीय विद्या परिषद, जैसे विद्यार्थी परिषद हो गई, मजदूर संघ हो गया, किसान यूनियन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके दबाव समूह है जो कि सरकार की नीतियों पर, अगर सरकार की नीतियां सही नहीं बनती तो दबाव डालते हैं। ये राजनीति में भाग नहीं लेते हैं लेकिन राजनीति के जो विषय होते हैं उनमें जो है अंतर जरूर पैदा कर देते हैं। ठीक है। अमेरिकी शासन में दबाव समूह का क्या उपयोगिता है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूहों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। क्योंकि दबाव समूह शासन पर अपना प्रभाव डाल करके अपने हितों को पूरा करते हैं। दबाव समूहों की संख्या व उनके महत्व में वृद्धि के कारण से राजनीतिक प्रक्रिया की दृष्टि से उनके क्रियाकलाप का बड़ा महत्व हो गया है, और राजनीतिक प्रक्रिया में जिन अभिकरणों का हाथ होता है उनके संबंध दबाव समूह जिस कार्यप्रणाली को अपनाते हैं वो कहीं न कहीं पे कई प्रकार से हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ तो पहली बात तो ये कि विधायिका के संबंध में दबाव समूह की भूमिका क्या होती है? पहली बात, विधायिका के द्वारा ही कानूनों का निर्माण करा जाता है, विधायिका ही कानून को बनाती है। तो दबाव समूह ये प्रयास करते हैं कि अगर कानून उनके हित में होंगे तो कानून पास होगा, उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर कानून जो है उनके विरोध में अगर बनाया गया, कानून उनको नहीं अच्छा लगता है या उनके खिलाफ है, तो कानून को बदलने के लिए वो क्या कर देंगे? धरना प्रदान कर देंगे, मतलब कि धरना कर देंगे, और इस तरीके से ये दबाव डालने की मतलब कि दबाव डालेंगे किस पर? विधायिका। तो विधायिका के संबंध में दबाव समूह की भूमिका, पहली बात। दूसरी बात, कार्यपालिका के संबंध में दबाव की भूमिका, जो कि कार्यपालिका जो होती है लोकतांत्रिक राष्ट्रों में विधेयकों का प्रारूप कार्यपालिका के द्वारा तैयार करा जाता है, जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा। वही कानूनों को लागू भी करती है यही कार्यपालिका। अतः दबाव समूह सीधे संपर्क स्थापित करके कार्यपालिका के माध्यम से अपना हित साधते हैं। जो समूह स्वयं कार्यपालिका को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं वे प्रदर्शन, प्रचार, हड़ताल, विरोधी दल का आश्रय आदि तकनीकों का सहारा लेकर के अपने हित साधने का प्रयास करते हैं, धरना वर्ना देते हैं, और इस तरीके से कार्यपालिका के लोग ही कानून को लागू करवाते हैं। कार्यपालिका में जितने सरकारी नौकरी लोग होते हैं वो सब भी आते हैं, मंत्रिमंडल के जितने भी लोग होते हैं वो सब आते हैं कार्यपालिका में। विधायिका में आते हैं जो कानून बनाते हैं, संसद के जितने भी लोग होते हैं वो सब आते हैं कानून को बनाने में। ठीक है। और न्यायपालिका के लोग जो होते हैं वो सब आते हैं। क्लियर। तीसरी बात है, कर्मचारी वर्ग के मतलब के संबंध में दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है कि कानूनों को कार्यान्वयन और उनका पालन करना कर्मचारियों के हाथों में होता है, पुलिस वगैरह के हाथों में होता है। तो दबाव समूह जो होता है विधायिका विधायिका की बात की, विधायिका और कार्यपालिका को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, कोई दबाव समूह अगर मान लेते हैं तो कर्मचारियों पर अपना दबाव डालते हैं और कर्मचारियों को दबाव डाल करके या उनको दबाव में लेकर के अपने हित को साधते हैं। ठीक है। ऐसी बात, तो इस तरीके से चौथा पॉइंट ये है कि निर्वाचनों के संबंध में दबाव समूहों की क्या भूमिका होती है।
निर्वाचन के संबंध में भी चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे दबाव समूह जो होते हैं अपना हित साधते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल जो है किसी दबाव समूह के प्रति ध्यान नहीं देता है, तो निर्वाचन में उस दल का विरोध कर सकते हैं वो और दूसरे दल को वोट दे सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं, अब जैसे कि जो दबाव समूह है, कोई भी दबाव समूह आप मान लीजिए, जैसे विद्यार्थी परिषद है या विद्यार्थी का जो संगठन है। अब मान लेते हैं मोदी जी जो है नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेंगे अगर ठीक तरीके से, तो क्या होगा? लोग मोदी जी का मतलब कि जो दबाव समूह होंगे वो क्या होगा, चुनाव में क्या करेंगे? वो बच्चे लोग क्या होंगे, वो दूसरे पार्टी को वोट दे देंगे, ठीक है? विरोध कर देंगे इनका। तो इसी तरीके से मान लेते हैं अगर किसानों के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो किसान लोग विरोध कर देंगे, दूसरे पार्टी को वोट दे देंगे। ऐसे ही क्या होगा? तो जिसके हित में काम होगा वो उनको वोट देगा दबाव समूह, और जिनके हित में वोट नहीं होगा दबाव समूह के, तो दबाव समूह दूसरी पार्टी को वोट देगा। तो ये भी एक प्रकार से होता है। निर्वाचन में 5वीं भूमिका ये निभाते हैं राजनीतिक दलों के संबंध में दबाव समूहों की भूमिका। चूँकि सभी राजनीतिक दलों की नज़रें दबाव समूहों पर ही होती हैं। वो जितने भी जो संगठन होते हैं तमाम प्रकार के जितने भी संगठन बनते हैं, उन संगठनों को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। चूँकि जितने भी दबाव समूह जिनके पास होंगे, चूँकि दबाव समूह जो होते हैं जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं। दबाव समूहों के कारण से श्रमिक, युवक, नारी, दलित तमाम प्रकार के जो संगठन हैं वो चूँकि उसमें भाग लेते हैं संगठनों में, तो सभी लोगों का वोट मिल जाता है। इसीलिए राजनीतिक दल जो होते हैं दबाव समूहों को अपने में मिलाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा जनमत के संबंध में दबाव समूह की भी भूमिका होती है। चूँकि जनमत के निर्माण में दबाव समूहों का योगदान होता है, चूँकि अगर कोई भी दबाव समूह चूँकि हर एक जगह से जुड़े हुए होते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए कोई भी निर्णय लेना हुआ या कोई भी चीज़ करना हुआ या कोई भी ऐसा जनता का अगर कोई वोट बैंक की बात हो या वोट बैंक की बात छोड़ दो, कोई अगर मतलब कि जनमत की बात हो कि भाई जनमत हमारी तरफ आ जाए, कोई पार्टी सोचे, तो उसको पहले दबाव समूहों से एक प्रकार से कहीं न कहीं पे मधुरम में संबंध बनाना पड़ेगा, तभी वो लोग जनता चूँकि जनता उनसे डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। तो दबाव समूह में एक बार अपने मतलब कि अध्यक्ष आएँगे दबाव समूह के बोल देंगे कि भाई इसको जो है वोट मत देना, काम खत्म। तो इस तरीके से इसकी कई भूमिका होती है दबाव समूहों की अमेरिकी शासन पे। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमेरिका के संविधान की कई सारी विशेषताएँ हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की, तो कई विशेषताएँ हैं अमेरिका के संविधान की, ठीक है? जैसे पहली विशेषता ये, अच्छा अमेरिका का संविधान जो है, वो एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था, फिलाडेल्फिया में ये सम्मेलन किया गया और सभा के द्वारा बनाया गया था। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण किया गया। 2 वर्ष के बाद में 1789 ईस्वी को इसको लागू किया गया, अमेरिका के संविधान को। और अन्य देशों के संविधानों की भांति अमेरिका के संविधान की भी कई विशेषताएँ हैं, जैसे कि पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान है। अमेरिका का संविधान क्या है? लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है, बनाया गया संविधान है, ठीक है? इसके बाद में दूसरी बात, संक्षिप्त संविधान है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान आप मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं भैया अमेरिका के संविधान में? 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, ठीक है? जबकि भारत में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में आप देखिएगा 153 अनुच्छेद हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं भैया? अमेरिका के संविधान में मात्र और मात्र कितने? 7 अनुच्छेद हैं। सोचो कितना छोटा है। तीसरी विशेषता अमेरिका के संविधान की क्या है? संघात्मक शासन है अमेरिका में। चूँकि अमेरिका में संघात्मक शासन इसलिए है चूँकि वहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में जो है स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में केंद्र की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और शेष शक्तियाँ राज्यों पर छोड़ दी गई हैं, ठीक है? ये बात वहाँ पर है। चौथी बात, कठोर संविधान है अमेरिका का। परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। अगर जिस संविधान में परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, वो लचीला संविधान है। जिस संविधान में बहुत दिक्कतों के बाद में तब संविधान होता है, वो कठोर संविधान होता है। तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। संवैधानिक संशोधन पर एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से वहाँ पर जो है बदलाव किया जाता है और इसीलिए अभी तक अमेरिका के संविधान में लगभग 225 वर्ष हो गए अमेरिका के संविधान को या उससे ज़्यादा हो गए बनने, लेकिन अभी तक मात्र 27 से अधिक संशोधन है, 27 संशोधन हुए हैं अमेरिका के संविधान में, ठीक है? 1789 में संविधान संशोधन वहाँ मतलब कि संविधान लागू हुआ था। कब? 1789 में भारतीय संविधान लागू मतलब वहाँ अमेरिका का संविधान लागू हुआ था और आज कितना चल रहा है? आज 2024 चल रहा है, ठीक है? अब आप जोड़ लो कितना हो गया? वही 89 से अगर यहाँ पर जोड़ोगे 89 1 90, ठीक है? यानी कि लगभग 11 साल उधर हो गया, 1800 में 11 साल उधर हो गया, 1800 हो गया। अब 1800 में 200 तो 2000 मतलब कि 200 ऐसे 211 हो गया ये, ठीक है? 211 साल ये हो गया, इसके अलावा 24 और जोड़ दो, तो 211 में यानी 235,
235 साल लगभग हो गया। 235 सालों के बाद में, मतलब 225 हुआ था, 200 235 सालों के संविधान में आप देखेंगे लगभग 27 से अधिक बार संशोधन हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि 225 या 235 साल, मतलब 235 साल हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि 225 वर्षों तक इसमें मात्र 27 संशोधन हुए थे अमेरिका के संविधान में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देखिएगा कि ये अमेरिका का संविधान की विशेषता है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता है कि अध्यक्षात्मक संविधान है यहाँ पर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। चूंकि अमेरिका में कार्यपालिका विभक्त नहीं है, राज्य का अध्यक्ष ही सरकार का अध्यक्ष होता है। लेकिन भारत में क्या आप देखते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो होते हैं, लेकिन अमेरिका में केवल और केवल कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। वही राज्य का और वही सरकार का, दोनों का अध्यक्ष होता है। वही कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां जो होती हैं उसी के पास निहित होती हैं। छठी विशेषता, शक्ति विभाजन और अवरोध का संतुलन का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान की विशेषता। चूंकि अमेरिका के संविधान के 3 अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, और तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ तीनों अंग एक दूसरे पर आधारित भी हैं, जिससे कोई भी अंग निरंकुश रूप धारण ना कर पाए कि अपनी मनमर्जी करने लगे। इसीलिए शक्ति विभाजन और अवरोध और संतुलन का भी सिद्धांत अमेरिका के संविधान में मिलता है। तीनों लोग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आधारित भी हैं। सातवीं बात है कि गणतंत्रात्मक संविधान है वहाँ का। अमेरिका एक गणतंत्र राज्य है। वहाँ पर राज्य का अध्यक्ष और अध्यक्ष एक राष्ट्रपति होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, आठवीं विशेषता अमेरिका के संविधान की ये है कि संविधान की सर्वोच्चता वहाँ पर है। अमेरिका का संविधान सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। अनुच्छेद 6 अमेरिका के संविधान में के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो संधियां और कानून अमेरिका के हित में नहीं होंगी उसे संविधान के प्रतिकूल माना जाएगा। सिंपल ये बात बताई गई, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा न्यायपालिका की निष्पक्षता है, न्यायपालिका वहाँ पर स्वतंत्र है और न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है किसको, अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष इसलिए चूंकि कांग्रेस अगर कोई कानून पारित करती है और न्यायालय चाहे तो उसको अवैध भी घोषित कर सकती है। ठीक है, जो संविधान के विरुद्ध कानून होगा उसको न्यायपालिका रिजेक्ट कर देगी। इसके अलावा अगली विशेषता यह है कि दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में 2 नागरिकताएं होती हैं, एक आप देश के अमेरिकी नागरिक हो, आप यानी अमेरिका के नागरिक हो, और जिस राज्य में आप रहते हो अमेरिका के, उस राज्य के भी नागरिक हो। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। क्लियर, अमेरिका में दोहरी है। इसके अलावा और अगर बात करूं तो बहुभाषी राज्य है अमेरिका। अमेरिका में कई भाषाएं भाषाएं बोली जाती हैं। 147 राज्यों, मतलब 147 राज्यों की भाषाएं बोली जाती हैं अमेरिका में। फिर भी विभिन्न देशों से गए हुए नागरिक जो हैं सबसे पहले अमेरिका, मतलब अपने को अमेरिकन मानते हैं, फिर उसके बाद में वो अपने आप को दूसरे देश का मानते हैं। तो बहुभाषी राज्य है अमेरिका। और इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य है अमेरिका। उच्च सदन में राज्यों के को समान प्रतिनिधित्व भी मिलता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करी गई। भारत मतलब अमेरिकी संविधान की अगर बात की जाए तो जो मौलिक अधिकार है वहाँ पर वो भारतीय संविधान से ही लिया गया, मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। और इसके अलावा तो ये सब तमाम प्रकार की विशेषताएं अमेरिका के संविधान की जो मैंने आपको बताई, इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, केवल 2 प्रश्न करने खंड सा से, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। 450 शब्दों में आपको राम मनोहर लोहिया वाले विश्वविद्यालय में लिखना होता है। बाकी जो है अन्य विश्वविद्यालय में आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। जैसे आपको वहाँ पर पेपर में इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन में विधि के शासन पर प्रकाश डालिए। विधि का शासन मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कानून की नज़रों में सभी बराबर होंगे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। हालांकि इसके बारे में और विस्तार से आपको पढ़ना होगा तो आपके सीरीज में प्रश्न मिल जाएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है और वहाँ की शक्तियाँ क्या क्या, इसके बारे में बताएं। ये भी बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है कहाँ तक सफल है और कहाँ तक असफल है, या क्यों असफल है, क्यों सफल है, इसके बारे में बताएं आप। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तुलनात्मक राजनीति के बारे में प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये बात ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता भी है, चूंकि राजनीतिक संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने में उपयोगी होती है। राजनीति को वैधानिक अध्ययन मतलब वैज्ञानिक अध्ययन बनाना
या एक प्रकार से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना, तमाम प्रकार के जो है इसकी विशेषता होती है, इसके उपयोग होते हैं। तो ये तुलनात्मक राजनीति के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा आता है, 100% आएगा। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा, 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। स्विट्ज़रलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने वैसे तो थोड़ी-छोटी चीज़ें बता दी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब क्या होता है? जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, जनता स्वयं कानून बनाने में भाग लेती है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में केवल है ये, ठीक है? तो इस तरीके से इन 4 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ओके? और इन 4 प्रश्नों के बाद में जो प्रश्न आपको मैंने बताए ये लघु उत्तरीय के, एक बार इस वीडियो को फिर से आप सुन लीजिएगा परीक्षा देने से पहले, ठीक है? तो इनमें से जब आप सुन लेंगे इस चीज़ को जो मैंने बताई है, तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी, आपके समझ में ज़रूर आया हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? और 1-2 बार और देख लेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, सारा ड आपके दिमाग में सब घुस जाएगा और जब परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो अच्छे तरीके से कर पाएँगे। इन 10 प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो इन सभी को आप तैयार अच्छा इन 10 प्रश्नों के उत्तर को आपको आप महासंग्राम वीडियो हमारी देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा उत्तर, ठीक है? लिखित फॉर्म में। तो इस तरीके से आप तमाम प्रकार की चीज़ों को जान पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। इसी प्रकार से पेपर नंबर 2 का जिसमें हम जो है क्या समझेंगे? पेपर नंबर 2 में क्या पढ़ना है आपको भई? पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 2 में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो उसकी भी महासंग्राम मतलब उसकी भी ऐसे ही वीडियो मैं दे दूँगा। उसके लिए आप तैयार होइए। राम मनोहर लोहिया अन्य विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।